Good morning बच्चों, I am Sanjay Bhatnagar this side and I welcome you to my channel Economics by Sanjay Bhatnagar. Good morning बच्चों, I am Sanjay Bhatnagar this side. Welcome to my channel Economics on Tips by Sanjay Bhatnagar. अगर आपने मेरी वीडियोस अभी तक नहीं देखी पिछले क्लासेस की तो आपको एडवाइस करूँगा आप ज़रूर देखिए. मैं इस तरीके से कोर्स कवर कर रहा हूँ कि आपके 90% प्लस मार्क्स हैं. अगर आप सारी क्लासेस को थोड़ा सिंसियरली देखते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप वीडियो देखें, उनको लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि जितना शेयर करेंगे उतना बाकी बच्चों को हेल्प मिल जाएगी. कीप ऑन स्टडिंग हार्ड, कीप ऑन वर्किंग हार्ड. मेरी जो आज का टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इसकी 2 वीडियोस में ऑलरेडी लोड कर चुका हूँ जहाँ पे कि मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लिया है. कुछ इंपॉर्टेंट 1 मार्कर्स जो कि मुझे लगता है और जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, मैं आज वो कवर करने जा रहा हूँ जो कि टीचर्स के फेवरेट क्वेश्चन है और टीचर कहीं ना कहीं आगे पीछे घुमा फिरा के इन क्वेश्चंस को ज़रूर देते हैं. तो जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है वो है द बैटल ऑफ प्लासी वॉज 41. मतलब कौन सा ऐसा ईयर है जब बैटल ऑफ प्लासी लड़ी गई थी. तो बैटल ऑफ प्लासी कौन सी ईयर में लड़ी गई? मतलब ये वो बैटल थी जहाँ पे कि पहली बार अंग्रेजों को इंडिया में अपना पैर जमाने का मौका मिला. दूसरा क्वेश्चन, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. क्वेश्चन आपको ऐसे आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर के कमर्शियलाइजेशन होने का क्या मतलब है? तो भाई सीधी सी बात है, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल इन द मार्केट रादर देन फॉर सेल्फ कंजम्पशन. भाई अभी तक जो हमारा फार्मर था, जो भी फूड की प्रोडक्शन करता था वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए किया जाता था. मार्केट में बेचना पर्पस बहुत कम हुआ करता था. लेकिन बाद में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आ गई और उन्होंने फार्मर्स को एनकरेज करा ज़्यादा प्राइस पे करके कि वो ऐसी क्रॉप्स उगाए जो मार्केट में बेची जा सके, तो एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन होना स्टार्ट हो गया. कैश क्रॉप्स पे फोकस बढ़ गया, फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन कम हो गया, प्लस अब प्रोडक्ट को जो भी सरप्लस प्रोडक्ट के बचता था वो मार्केट में बेचा जाता था प्रॉफिट के लिए. अगला क्वेश्चन है शेयर क्रॉपिंग. भाई शेयर क्रॉपिंग क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय शेयर क्रॉपिंग? शेयर क्रॉपिंग में बेसिकली क्या होता है कि जो लैंड ओनर्स हैं वो टेनेंट रखते हैं और ज़मीन का जो भी ज़मीन को रेंट पे दिया जाता है, तो किसानों के साथ ये एग्रीमेंट होता था कि ज़मीन के एक पार्ट पर जो भी उगाया जाएगा वो लैंड ओनर को दिया जाएगा. तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर इन विच अ लैंड ओनर अलाउज अ टेनेंट टू यूज़ द लैंड. लैंड ओनर टेनेंट को अलाउ कर रहा है कि वो ज़मीन को यूज़ करें इन रिटर्न फॉर अ शेयर ऑफ द क्रॉप्स. और बदले में जो पूरे साल वो टेनेंट ज़मीन को यूज़ करेगा तो उसके बदले में जो भी एक पार्ट पर जो भी क्रॉप उगाई जाएगी वो पूरी की पूरी क्रॉप लैंड ओनर को जाएगी इन द फॉर्म ऑफ रेंट की फॉर्म में. फार्मर को वो पूरी की पूरी क्रॉप लैंड ओनर को देनी पड़ेगी. ओके बच्चों, जो अगला 1 मार्क का क्वेश्चन आता है वो आता है, व्हाट आर कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज. भाई कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? इट रेफर्स टू दोज इंडस्ट्रीज विच कैन प्रोड्यूस मशीन टूल्स एक्सेट्रा विच कैन बी फर्दर यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स. वो सारी की सारी इंडस्ट्रीज जो मशीन्स या टूल्स को प्रोड्यूस करने के काम में आती हैं, जिनकी मदद से आप बाकी गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हो, ऐसी इंडस्ट्रीज को हम कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री बोलते हैं. अगला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट आता है वो है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. भाई ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? ये टर्म हम ऑलरेडी मैक्रोइकोनॉमिक्स में कर चुके हैं. मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ. It refers to the money value of all the final goods and services which are produced within the domestic territory of a country by normal resident in an accounting year. इस डेफिनेशन को अगर हम ध्यान से पढ़ें, मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है फाइनल गुड्स, उनकी मनी वैल्यू को जब हम टोटल करते हैं और वो सारी की सारी गुड्स एंड सर्विसेज जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस की जा रही है बाय द नॉर्मल रेजिडेंट, जब हम इन सारी गुड्स एंड सर्विसेज की मनी वैल्यू को टोटल करते हैं हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आएगा. ओके बच्चों, जो कुछ और इम्पोर्टेंट 1 मार्कर्स जो पूछे आते हैं वो है, तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ब्रिटिश पीरियड में कहाँ पर थी हमारे इंडिया में मेनली.
So cotton textile mills were mainly located in Maharashtra and Gujarat. दो मेन स्टेट थे, महाराष्ट्र एंड गुजरात, जहाँ पे हमारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लोकेटेड थी। दूसरा क्वेश्चन, टिस्को कब इस्टेब्लिश किया गया था? टिस्को की फुल फॉर्म है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ये इंडिया में 1907 में इस्टेब्लिश करा गया था जमशेदपुर में। सो आपको जमशेदपुर 1907 टिस्को याद रखना है। अगला पॉइंट, सुएज कैनाल। सुएज कैनाल कब ओपन करी गई थी? इट वॉज इन द ईयर 1869 में सुएज कैनाल ओपन की गई थी। एंड अगला, इंडिया का जो फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस है वो कब कैरी आउट किया गया था? इट वॉज इन द ईयर 1881 में पहली बार इंडिया का ऑफिशियल सेंसस कैरी आउट किया गया था। तो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, विच ईयर इज नोन एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड? कौन से ईयर को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बुलाया जाता है? ग्रेट डिवाइड जो ईयर था वो था 1921। भाई 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि उस ईयर से पहले हमारा पॉपुलेशन का जो ग्रोथ था वो बहुत कम था, बट 1921 के बाद जो हमारी पॉपुलेशन थी वो बहुत तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट हो गई, इसलिए 1921 को द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बुलाया जाता है। अगला क्वेश्चन आएगा, व्हाट वाज इंडियाज बर्थ रेट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल? भाई ब्रिटिश रूल में इंडिया का जो बर्थ रेट था, कितने बच्चे पर 1000 लोग पैदा होते थे, वो कितना था? इट वाज 48 पर 1000। अगला है, व्हाट वाज इंडियाज डेथ रेट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल? इंडिया का डेथ रेट कितना था कि भाई पर 1000 लोगों पे कितने लोगों की डेथ होती थी? इट वाज 40 पर 1000, 40 लोग पर 1000 लोगों पे मर जाया करते थे। देन अगला, व्हाट वाज लिटरेसी रेट? या अगर क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज फीमेल लिटरेसी रेट, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज लिटरेसी रेट, आपको जवाब देना है 16%, 16%। और अगर पूछा जाता है व्हाट इज फीमेल लिटरेसी रेट, तो आंसर आएगा 7%। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पर कि ब्रिटिश रूल के टाइम पर इंडिया का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या था? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या था? नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 1 ईयर डाइंग पर 1000, मतलब पर 1000 बच्चों पे जो ऐसे बच्चे थे जो 1 साल से कम एज के थे उनकी डेथ हो जाना, उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो उस टाइम पर हमारी कंट्री का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था वो था 218 पर 1000, पर 1000 लोगों पे 218 बच्चे मर जाया करते थे। अगर हम कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक बहुत ज़्यादा गलत, बहुत बुरा फिगर माना जाएगा, क्योंकि इतने बच्चों की डेथ पर 1000 पे हो जाना का मतलब है कि कंट्री बहुत ज़्यादा बैकवर्ड थी। अगला पॉइंट, व्हाट वाज लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल? ब्रिटिश रूल में ऑन एन एवरेज जो उनकी एज क्या होती थी ऑन एन एवरेज? तो इट वाज 44 ईयर्स, मतलब 44 साल जो थी, इट वाज ऑन एन एवरेज दे यूज्ड टू लिव ओनली फॉर 44 ईयर्स। मतलब किसी न किसी कारणों की वजह से, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो भूखमरी हो, चाहे वो गरीबी हो, लोगों की डेथ हो जाया करती थी। तो ऑन एन एवरेज ह्यूमंस 44 ईयर्स तक ही जिंदा रहते थे। अगला है, व्हेन रेलवेज वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? इंडिया में रेलवेज को कब इंट्रोड्यूस करा गया? इट वाज इन द ईयर 1850। इंडिया में 1850 में रेलवेज को इंट्रोड्यूस करा गया। एंड व्हाट इज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा आउटपुट? जो पर कैपिटा आउटपुट था ब्रिटिश रूल के टाइम में, उसका बढ़ने की स्पीड क्या थी? इट वाज ओनली 0.5%। 0.5% was the growth of per capita output during the British rule. तो अगला important question पूछा जाता है, what do you mean by occupational structure? Occupational structure का क्या मतलब होता है? So अगर हम इसकी definition को ध्यान से देखेंगे, it refers to distribution of working persons across different sectors and industries. भाई कंट्री में जितने भी वर्किंग पर्सन है, वर्किंग लोग हैं, वो किस तरीके से अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में या सेक्टर्स में एम्प्लॉयड है, मतलब कितना पार्ट एग्रीकल्चर में, कितना इंडस्ट्रीज़ में और कितना सर्विसेज में, उसको बोलते हैं ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर। अगला क्वेश्चन है, नेम सम नोटेबल इकोनॉमिस्ट हु एस्टिमेटेड पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल? ब्रिटिश रूल के टाइम में कुछ ऐसे इकोनॉमिस्ट के नाम बताइए जिन्होंने पहली बार पर कैपिटा इनकम को एस्टिमेट करने की कोशिश करी। तो कुछ इकोनॉमिस्ट जिनका मेन नाम है वो है दादा भाई नौरोजी, VKRV राव, विलियम डिग्बी DIGBY एंड फिंडले श्रीराज एंड RC देसाई। ये कुछ इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने पहली बार इंडिया में पर कैपिटा इनकम के फिगर्स को एस्टिमेट करने की कोशिश करी।
अगला क्वेश्चन, वेयर जूट इंडस्ट्रीज वर मेनली लोकेटेड। ब्रिटिश रूल में जो जूट इंडस्ट्रीज थी वो इंडिया में कहाँ पर लोकेटेड थी? सो दे वर मेनली लोकेटेड इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ बंगाल, जो अब बांग्लादेश है। एक बहुत बड़ा नुकसान जो पार्टीशन के टाइम में हुआ कि जो बांग्लादेश था वो पाकिस्तान में चला गया, और हमारा जो बहुत बड़ा इंडिया का जो बहुत बड़ा जूट प्रोड्यूसिंग सेक्टर था वो इंडिया से अलग हो गया, जिसकी वजह से इंडिया को बहुत बहुत लॉस हुआ।